हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन जो पढ़ रहे थे वो नवजात शिशु की देखभाल तक अपन ने पढ़ लिया था। उसमें मैंने आपको कई बातें बताई थी और मैंने ये भी बताया था कि नवजात शिशु जो होता है उसकी किस प्रकार से देखभाल की जाती है। केयर ऑफ न्यूनेट, जन्म के बाद में उसकी और उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था और वो पॉइंट ये था कि उसमें बच्चा जो होता है वो बहुत ही अपरिपक्व होता है और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है। अगर उसको पोषक तत्व अच्छे से ना मिले हो, माँ का दूध अच्छे से ना मिला हो, तो उसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है और कई कारण से उसको बीमारियां हो सकती है। इसके अतिरिक्त और भी कई कार्य होते हैं जो कि आपको ध्यान देने योग्य है और वो ध्यान ये दिया जाता है कि आप ये देखिए कि अपन नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था उसमें टीकाकरण, तो टीकाकरण के आगे ये होता है कि कई चीज़ें तो उसको प्राकृतिक रूप से मिल जाती हैं, पोषक के माध्यम से, माता के दूध के माध्यम से और इस प्रकार से मिल जाती हैं, लेकिन कई जो होती हैं वो अप्राकृतिक रूप से या आर्टिफिशियल तरीके से भी उसको देनी पड़ती है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या उसको रोगों से दूर रखने के लिए। तो अब अपन जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वह है रोग प्रतिकारिता प्रतिरक्षण, मतलब इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। तो इसमें क्या है कि व्यक्ति के शरीर में किसी भी रोग के सूक्ष्म जीवों, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं, से लड़ने व उन्हें नष्ट करने की क्षमता को प्रतिरक्षा शक्ति या इम्यूनिटी पावर कहते हैं। बहुत पहले इम्यूनिटी की परिभाषा इस प्रकार दी जाती थी: मनुष्य या जानवर पोषक जो होस्ट होता है, मतलब जिसको कि रोग लगने की संभावना रहती है, का संक्रामक रोगाणु के प्रति अवरोध का होना, मतलब कि उससे रोग प्रतिरोध क्षमता होना, मतलब कि अगर किसी रोग ने या किसी प्रकार के रोग के जीवाणुओं ने उसके शरीर पर आक्रमण कर दिया है और उसके शरीर में इस तरह के गुण मौजूद हैं कि वो उनसे लड़ाई करके और जीत सकता है, तो उसको वो बीमारी नहीं होती है। परंतु ये परिभाषा काफ़ी अधूरी, सीमित व असंतोषजनक है। वर्तमान समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने प्रतिरक्षा को इस प्रकार से परिभाषित किया कि व्यक्ति के शरीर की वह क्षमता जिसकी सहायता से वह, मतलब क्या है कि व्यक्ति के शरीर की वह क्षमता जिसकी सहायता से वह, ये देखिए कि जिसकी सहायता से वह प्रतिजन, एंटीजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटीन या अन्य रोगाणु आदि को पहचान कर नष्ट करके निष्कासित कर सके, प्रतिरक्षा शक्ति या इम्यूनिटी पावर कहलाती है। एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी रिकॉग्नाइज, डिस्ट्रॉय एंड एलिमिनेट एंटीजेनिक मटेरियल, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटीन एंड अदर पैथोजेंस etc. foreign to its own is known as immunity power। मतलब कि आपकी ये जो पावर होती है कि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी किसी प्रकार की वायरसेस जो होते हैं वो आपके शरीर के ऊपर अगर आक्रमण करते हैं और उनसे आप जीत जाते हैं एंटीजेंस के द्वारा, तो वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। असली परिभाषा इसकी यही है। व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर, प्राकृतिक रूप से विद्यमान हो सकती है या फिर कृत्रिम रूप से भी अर्जित की जा सकती है, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। एक तो प्राकृतिक रूप से होती है और एक अर्जित की जाती है। व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें उपस्थित विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी एंटीजन या एंटीबॉडीज़ के निर्माण पर निर्भर करती है या फिर शरीर के कोशों में एंटीजन को पहचानने की क्षमता होती है। ये कोश थाइमस ग्रंथियों में टी सेल तथा अस्थि मज्जा में बी सेल के रूप में उपस्थित होते हैं। आपको ये मैंने बताया था कि अस्थि मज्जा में भी होता है और उसमें भी होता है, साथ में WBC जो होता है, वाइट ब्लड कैप्सल्स, वो जो होते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करते हैं, वही हमको बीमारियों से बचाते हैं। जब वायरस, अगर WBC कमज़ोर पड़ जाता है तो फिर हमारे पे रोग का आक्रमण होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। ये दोनों ही कोश पूरे शरीर में परिभ्रमित होते रहते हैं तथा एंटीजन की तुरंत पहचान कर लेते हैं। एंटीजन को पहचानने के पश्चात वे एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं। एंटीबॉडीज़ मतलब जो कि एंटीजन मतलब कि जो कि वायरस आ रहे हैं, अगर उन्होंने जन्म ले लिया तो वो फटाफट एक्टिव होकर और एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि वो उनसे लड़ाई करने का कार्य करती हैं, जिससे कि हम
हमारे शरीर में या बच्चे के शरीर के अंदर रोग नहीं आ पाता। जैसा कि मैंने बताया कि रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं वाइट ब्लड कैप्सूल्स उपस्थित होते हैं, जिन्हें WBC भी कहते हैं, जो अपने कूट पादों के द्वारा प्रतिजन पदार्थों को घेरकर उनका नाश कर देते हैं और उनका भक्षण भी कर जाते हैं। प्रतिजन की उपस्थिति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या 30,000 तक हो जाती है, जबकि सामान्य अवस्था में रक्त में इनकी संख्या 6,000 से 8,000 तक ही होती है। जब मैं रक्त के बारे में आपको बताऊंगी, रक्त का पूरा मैं आपको वो बताऊंगी फंक्शन और उसका जो होता है वो सब बताने के बाद में उस समय मैं बताऊंगी WBC और जो भी रक्त के अंदर जो पाए जाते हैं रेड ब्लड कैप्सूल, वाइट ब्लड कैप्सूल्स और भी जो चीज़ें होती हैं, जब उनके बारे में बताऊंगी तब आपको पता लगेगा कि सामान्य रूप से तो 30,000 होती है, लेकिन लड़ने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि सेना को लड़ने के लिए लोगों को सैनिकों की ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है, उसी प्रकार से WBC 6,000 से 8,000 तक हो जाते हैं। अगर एंटीबॉडीज़ रोगाणु को नाश करने में सफल हो जाते हैं तो रोग नहीं होता है। इसके विपरीत अगर रोगाणुओं का नाश नहीं हो पाता है तो ये अपने गंतव्य अंग में पहुंचकर गुणन क्रिया मतलब मल्टीप्लिकेशन, जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे हो जाते हैं, द्वारा वंश वृद्धि करते हैं और उन अंगों पर आक्रमण करते हैं, उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। फलतः हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। ऐसे में तब होता है जब कि हमारे WBC कमज़ोर हो और एंटीबॉडीज़ का निर्माण पूर्ण रूप से ना हो पा रहा हो। इस प्रकार इम्यूनिटी व्यक्ति में रोगाणुओं, विषाणुओं या सूक्ष्म जीवों के साथ रहने, बढ़ने या क्रियाशील होने की क्षमता नहीं, बल्कि उन रोगाणुओं, विषाणुओं या सूक्ष्म जीवों को नाश करने की, मारने की क्षमता की इम्यूनिटी कहलाती है। तो इम्यूनिटी का मतलब आपको समझ आ गया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं। अब इसके कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक प्राकृतिक होता है, अप्राकृतिक होता है, आर्टिफिशियल रूप से चढ़ाया जाता है, एक खुद व्यक्ति के अंदर भी उपस्थित होता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये प्रतिकारकता के भेद, ये देखिए, ये है कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। प्रतिकारिकता 2 प्रकार की होती है। पहले ये नंबर है कि नेचुरल इम्यूनिटी मतलब प्राकृतिक प्रतिकारिता। इन सब का अपन बाद में पूरी तरह से इलॉबरेट करके और व्याख्यान की तरह अपन पढ़ेंगे। अभी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ जिससे कि आप में थोड़ा आपको एक इंट्रोडक्शन हो जाए इससे, कि पहला प्राकृतिक प्रतिकारिता, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत प्रतिकारिता मतलब इंडिविजुअल इम्यूनिटी, दूसरा होता है जातिगत प्रतिकारिता, रेसिशियल या स्पीसीज इम्यूनिटी। व्यक्तिगत प्रतिकारिता बाद में मैं इलॉबरेट करके तो बताऊंगी, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ कि एक तो कुछ तो व्यक्तियों के अंदर ही होती है, अरे ये बीमारी तुमको हो जाती है पर मुझे तो कभी भी नहीं होती, क्योंकि इंडिविजुअल प्राकृतिक रूप से उसके अंदर, वो व्यक्ति के अंदर उस रोग से लड़ने की क्षमता होती है, इस कारण वो रोग उसको नहीं होता, लेकिन किसी व्यक्ति में हो जाता है। ये भाई बहनों में भी आपस में हो सकता है। दूसरा जातिगत होता है कि किसी जाति के अंदर तो कोई बीमारी ज़्यादा होती है, किसी जाति में कम होती है। ये नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है। अब दूसरे नंबर की आप देखिए कृत्रिम या अर्जित प्रतिकारिता, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मतलब जो कि एक्वायर की जाती है। इसमें पहले नंबर पे है सक्रिय, जिसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि रोग होने के बाद होती है। जैसे कहते हैं ना कि कई रोग ऐसे होते हैं कि एक बार हो गए और उसके बाद में अपने आप इम्यूनिटी उसमें डेवलप हो जाती है और दोबारा वो रोग नहीं होता है। जैसे कि पहले ये कहा जाता था कि मीज़ल्स हो जाते हैं या स्मॉल पॉक्स वगैरह हो जाते हैं और ये दोबारा नहीं होते, क्योंकि एक बार होने के बाद में उनमें अपने आप उस व्यक्ति के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। एक बार वो रोग हो गया, उसके बाद में वो दोबारा नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है। और दूसरा होता है टीकों का उपार्जित मतलब एक्वायर्ड थ्रू वैक्सीन। ये वैक्सीन तो सभी को लगवाने पड़ते हैं और हम लगवाते भी हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस बड़ा होगा बच्चा तो किसके प्रति रोग होने के बाद होगा, किसके प्रति उसका जातिगत होगा, व्यक्तिगत होगा। तो ये वैक्सीनेशन तो हमेशा चलते रहते हैं और आए दिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे वैक्सीन भी और ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब आप यही देख लीजिए ना कि कोरोना के टाइम पर भी एक वैक्सीन का निर्माण होने जा रहा है। अब वो कब होता है, कैसे होता
होता है, ये भगवान जाने। अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं, निष्क्रिय प्रतिकारिता। निष्क्रिय प्रतिकारिता मतलब पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें कि एक तो प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक नेचुरल इम्यूनिटी, जो कि माता के गर्भ में अपरा से प्राप्त होती है, इन द वॉर्म ऑफ मदर थ्रू प्लेसेंटा, जो कि मैंने बताया था कि माँ के गर्भ से भी कई चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं, इम्यूनिटी भी प्राप्त होती है, वैसे बीमारियाँ भी प्राप्त होती है। स्तनपान द्वारा, कि अगर माता अच्छे से स्तनपान, और उसमें कोलेस्ट्रम होता है, और वो कोलेस्ट्रम जो होता है वो बच्चे को बहुत सारे रोगों से मुक्त रखता है। अब इसके अंदर नेक्स्ट आइए, कृत्रिम प्रतिकारिता, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसमें आता है एंटीटॉक्सिन और गामा ग्लोबुलिन। और ये गामा ग्लोबुलिन जो होता है, ये एंटीटॉक्सिन जो होता है, कि मतलब जो भी कोई बीमारी होती है तो उसका एंटीटॉक्सिन अगर अपन दे देते हैं, तो जो टॉक्सिन है और उसके अगेंस्ट कोई अगर दवा दी जाती है और उसी से बना कर दी जाती है, तो वो एंटीटॉक्सिन कहलाती है। तो ये तो हुई आपके कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जिनको कि अपन विस्तार में पढ़ेंगे। अब आइए आप सबसे पहले विस्तार में पढ़ने के लिए जो अभी तक अपन पढ़ सकते हैं जितना, कि प्राकृतिक प्रतिकारिता। प्राकृतिक प्रतिकारिता क्या है, कि जो मैंने बताया कि प्राकृतिक प्रतिकारिता को जन्मजात प्रतिकारिता या इनेट इम्यूनिटी भी कहते हैं, जो कि जन्म से ही उसको प्राप्त हो गई होती है। अब इसके अंतर्गत भी व्यक्तिगत प्रतिकारिता, इंडिविजुअल इम्यूनिटी, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। इंडिविजुअल इम्यूनिटी जो होती है, तो इंडिविजुअल इम्यूनिटी के बाद के अंदर कि जैसे कुछ व्यक्तियों में जन्म से ही रोग प्रतिरोधक शक्ति या इम्यूनिटी विद्यमान होती है। अब वो विद्यमान कैसे होती है, कि जन्म से ही विद्यमान होती है, वैसे व्यक्तियों में रोगों से लड़ने की क्षमताएं अधिक होती हैं और रोग होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। रोग होने की संभावना भी कम होती हैं या नहीं होती हैं। यही कारण है कि कोई रोग जो इस व्यक्ति में होता है, वह रोग दूसरे व्यक्तियों में जो उसी परिवार, समुदाय या वातावरण में रहता है उनको नहीं होता है। दूसरे व्यक्ति में उस रोग को न होना उसके शरीर के स्वाभाविक या नेचुरल इम्यूनिटी के मौजूद होने के कारण, मतलब एंटी बॉडीज़ का पहले से ही होगा, एंटीजन को उसमें नहीं करना पड़ेगा, एंटीबॉडीज़ पहले से अगर उसमें मौजूद है तो उसके कारण भी वो उसमें स्वाभाविक रूप से उस रोग से लड़ने की क्षमता होती है। जन्म से ही उसके शरीर में रोग के जीवाणु, विषाणु, कृमि या अन्य सूक्ष्म जीवों से लड़ने की क्षमता विद्यमान रहती है, जो उन रोगाणुओं को घेरकर उन्हें नष्ट कर डालती है। फलतः वह व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं होता और रोगों का शिकार भी नहीं होता है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर प्राकृतिक रूप से मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन प्राकृतिक रूप से जब मिलती है उसकी पहचान करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत दिनों बाद होता है। उसके बाद सर्वप्रथम हम हमारे शरीर में रोगाणु प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर की त्वचा, जिसे कहते हैं ना कि स्किन जो होती है वो कई लेयर्स की बनी हुई होती है, एवं श्लेष्मिक झिल्ली जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये देखिए आप, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर वो रोगाणु से शरीर की रक्षा करती है। ये स्किन जो होती है, इसके नीचे भी हमारी कई लेयर्स होती हैं, और ये जो ऊपर जो चमड़ी होती है हमारी, ये और साथ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी रक्षा करती हैं कि रोगाणु एकदम से उसके अंदर प्रवेश ना कर जाए। आपने देखा होगा कि जब स्किन फट जाती है या कट जाती है तो उसको तुरंत प्रभाव से हम लोग उसका उपचार करते हैं कि उस पर वापस से नई चमड़ी आ जाए। क्यों? क्योंकि रोगाणुओं से जो जीवाणु होते हैं या जिस तरह के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसमें जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिससे कि उसमें रोग होने की क्षमता बढ़ जाती है। परंतु अगर रोगाणु उन्हें भेद कर पार कर और रक्त में पहुंचता है तो रक्त में उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएं उन्हें नाश करने और भक्षण करने का कार्य करती हैं। और जैसा पहले मैंने बताया कि अगर वो जीत जाती हैं तब तो रोग नहीं होता है, और वो हार जाती हैं तो रोग शरीर में आ जाता है और विष का निर्माण करते हैं और अंगों में उपस्थित कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करते हैं। फलतः व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। तो ये तो जो मैंने आपको पढ़ाया वो अभी तक ये पढ़ाया। अब है जातिगत
कारिता। रेशियल इम्यूनिटी क्या होती है कि व्यक्ति में आनुवंशिक कारणों हेरिडिटरी कैरेक्टर से रोग क्षमता प्राप्त होती है। जो रोग पशु जाति में प्रचलित हैं वे मनुष्य जाति में नहीं पाए जाते। जैसे गायों में होने वाला रेंडर पेस्ट एक बीमारी होती है जो गाय या इस तरह के पशुओं में होती है। नामक रोग एक वायरस होता है जो कि मनुष्यों में नहीं होता है। इसी प्रकार कुछ रोग जो कि मानव जाति में होते हैं वो पशु जातों में नहीं होते, जैसे पोलियो हुआ, हैजा हुआ आदि। परंतु जाति में भी, ये तो पशु और मनुष्य की बात बताई, लेकिन जाति में मनुष्य में भी, जैसे अफ्रीका के हबशी जाति के लोगों को येलो फीवर नहीं होता, अतः उनमें इस ज्वर के प्रति रोग क्षमता जन्म से ही विद्यमान रहती है, तो उनको येलो फीवर नहीं लगवाना पड़ता। लेकिन हम लोगों के यहाँ से कोई बाहर जाता है तो हमारे यहाँ येलो फीवर होने के लिए, या कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ येलो फीवर होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो ऐसे में क्या करना पड़ता है कि उनको वो उस तरह का येलो फीवर का जो टीका होता है वो लगवाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।